हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम मसल यूनिट के मसल से रिलेटेड जो भी आपके फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो, एम्स का हो, आरआरबी का हो, और भी बहुत सारे होते हैं, ओटी टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन, वो टेक्नीशियन। तो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर किए थे। In this video, we will discuss about the most important MCQs of physiology from the cardiovascular system। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो हार्ट, हम इससे आज इस चीज़ को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रॉपर्टी बाय विच हार्ट प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स फॉर हार्ट बीट, यानी कि एक वह ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या करता है, हार्ट खुद की इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। किस चीज़ के लिए? हार्ट बीट के लिए, यानी कि बोलता है ना धड़कन धड़कन, धक 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 धक, तो हार्ट खुद ही इम्पल्स प्रोड्यूस करता है ना, हार्ट खुद से धड़कता है। तभी आपने देखा होगा कि आप बॉडी के बाहर भी अगर हार्ट को रख दोगे ना, आउटसाइड दी बॉडी, तब भी हार्ट अपने आप पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता रहता है। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन इज कंडक्टिविटी, सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, थर्ड इज ऑटोरिदमिसिटी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ देम। तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑटोरिदमिसिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जैसे कि बट ये देखो, ऑटो एंड रिदमिसिटी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, एंड रिदमिसिटी यानी कि एक रिदम, तो हार्ट की खुद की एक रिदम है ना। जैसे मैंने बताया, आप अगर हार्ट को बॉडी के बाहर भी रख दोगे तब भी वो पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी, यानी कि हार्ट का खुद से धड़कना। इसके साथ हम और को भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि यहाँ पर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मान लो हार्ट ने खुद की इम्पल्स तो प्रोड्यूस कर दी इस तरीके से, लेकिन हार्ट बहुत बड़ा है ना भाई, एक जगह इम्पल्स प्रोड्यूस हुई, उसके बाद हार्ट को उस एक एरिया से, पर्टिकुलरली ऐसे नोड से जनरेट होती हैं, आपके एबी नोड में भी जाती हैं, है ना। उसके बाद आपकी जो बहुत सारे परकिंजे फाइबर होते हैं वहाँ भी इम्पल्स से जाती है, तब जाके आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और उसके बाद जब इम्पल्स आपके हार्ट के पूरी मसल में चले जाएंगी, अब आपका जो हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मीन्स लेंथ जो है ना मसल की शॉर्ट होने लगेंगी। तो अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओपनिंग इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। आपके हार्ट के राइट एट्रियम में, उसके लिए एक हार्ट का ना नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं सिर्फ समझने के लिए। मान लो हो गया हमारा हार्ट, इसमें हमने बना दिए इस तरीके से 4 चैम्बर। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम ऊपर वाले को। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कहाँ पूछ रहा? राइट एट्रियम में ओपनिंग। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं राइट एट्रियम में। एक इस तरीके से आती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा। और इन दोनों का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो खराब, मतलब खराब नहीं बोल सकते, आप ऐसा बोल दो कि जो गंदा ब्लड है, मतलब हमने खाना खाया, ऑक्सीजन ली, वही ब्लड कैरी कर रहा, लेकिन फिर भी जो टिश्यू हैं, है ना, टिश्यू क्या करेंगे? बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस करेंगे। वही CO2 जो कैरी करता है, ये ब्लड कैरी करता है, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा। तो वो लेके आते हैं आपकी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन बी में है इन्फीरियर वेना कावा, और ऑप्शन सी में है बोथ ऑफ देम, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ देम। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ऑफ देम, सुपीरियर वेना कावा एज वेल एज इन्फीरियर वेना कावा, दोनों ही ओपन होती हैं आपके राइट एट्रियम में। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल में मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया था ना, कि मान लो ये हो गई आपकी एक कार्डियक मसल, इस तरीके से इनसाइड है, तो इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, बाहर भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस मेम्ब्रेन के, मान लो ये मेम्ब्रेन है, अंदर बाहर जो चार्जेस का डिफरेंस है, इसे ही बोला जाता है पोटेंशियल। और पर्टिकुलरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का रेस्टिंग की कंडीशन में होगा
उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास है ऑप्शन ए -90 MB, ऑप्शन बी -70 MB, ऑप्शन सी -30 MB एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए -90 MB। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मसल वाले में भी डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो भी इतना ही होता है, दैट इज़ -90 MB। इसके अलावा जो -70 मिली वोल्ट है ना MB, ये होता है नर्व का, -35 से -45 होता है आपकी स्मूथ मसल का। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए -90 MB। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग। आपका फोर्थ हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, किस फेज में? तो पर्टिकुलरली 4 ऑप्शन है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, है ना, इसके अलावा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो आपका जो फोर्थ हार्ट साउंड है, 4 हार्ट साउंड होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये सब कब प्रोड्यूस होते हैं? आपके कार्डियक साइकिल के, पूरा कार्डियक साइकिल का फेज होता है ना, मैंने डिटेल वीडियो बनाई। इसमें से जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो आपका प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। फोर्थ हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। और एक और चीज़ कि आपका जो फोर्थ हार्ट साउंड है ये नॉर्मल कंडीशन में इनऑडिबल होता है, इनऑडिबल, यानी कि आप इसे नहीं सुन सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। जनरली ये सुनाई नहीं देता। जनरली तो आपके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सुनाई देंगे स्टेथोस्कोप से, थर्ड वाला आप माइक्रोफोन से भी सुन सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ है वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सुनाई देगा। और ये कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। और इसका और अगर रीजन आ जाए कि क्यों ये पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो रहा, तो क्योंकि एट्रियल सिस्टोल हो रहा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका रीज़न होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्क्यूलेचर, कि जब भी आपकी एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी आपका फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ECG इज यूज्ड टू मेजर। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपने सुना होगा। तो ECG को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टू मेजर हार्ट रेट, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, एरिथमिया। इसके अलावा तो देखो हार्ट रेट तो आपको पता है कि जैसे हमारे हार्ट बीट करती है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? मायोकार्डियम मतलब हार्ट की मसल, और इंफ्रैक्शन का मतलब होता है एक टाइप से डेथ होना ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई या फिर न्यूट्रिएशन सप्लाई। और एरिथमिया का मतलब होता है कि हार्ट की रिदम बिगड़ना। जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट बीट करेगा, धक 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 धक, फोर्थ हार्ट साउंड है ना, कि वो चारों प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर उसकी रिदम बिगड़ जाए उस चीज़ को हम बोलते हैं एरिथमिया। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ ऑल ऑफ देम। तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ देम। ECG का हम यूज़ सभी चीज़ के लिए कर सकते हैं, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, हार्ट रेट को मेजर करने के लिए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए, मायोकार्डियल इश्चेमिया भी लिख कर आ सकता है। इश्चेमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, और आरिथमिया, इन सभी को हम मेजर करते हैं थ्रू ECG। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, दैट इज़ द मायोकार्डियम आर सप्लाइड बाय। मायोकार्डियम क्या? मायो मतलब मसल और कार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट की मसल। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अगर हार्ट है, हार्ट का काम है पंपिंग एक्शन, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट जो पंप होता है ना वो इन्हीं मायोमेट्रियम के थ्रू होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी हार्ट ब्लड को पंप करेगा। अब जनरली क्या होता है, देखो हार्ट खुद ही ब्लड को पंप कर रहा हमारी पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन दे रहा, न्यूट्रिएंट्स दे रहा, लेकिन जो ब्लड हार्ट से पंप होता है ना वो खुद डायरेक्टली इन मसल को सप्लाई नहीं करता, उसके लिए अलग से आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, वही हमें बताना है। तो ऑप्शन है राइट कोरोनरी आर्टरी, सेकेंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, थर्ड सेरिब्रल आर्टरी, और फोर्थ है बोथ A एंड B, यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो देखो इसमें अगर हम देखें ना, जैसे ऑप्शन सी है, ए क्या है? सेरिब्रल, सेरिब्रल रिलेटेड है ब्रेन से, तो भाई ये सप्लाई करेगा ब्रेन को, ये ऑप्शन गलत वैसे ही हो जाता है। बचा आपका ऑप्शन ए एंड बी, तो बोथ राइट कोरोनरी आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी,
दोनों ही आपके हार्ट को सप्लाई करेंगे, एक मेनली राइट साइड में और एक मेनली लेफ्ट साइड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द हेमरेजिक शॉक इज अ टाइप ऑफ, हेमरेजिक शॉक किसका टाइप होता है? तो हेमरेजिक शॉक किसका टाइप होगा पहले समझो। हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लड का लॉस होना आपकी बॉडी से, वो एक्सीडेंट में हो सकता है, इंजरी में हो सकता है, किसी भी केस में। और शॉक का मतलब आप हार्ट अटैक समझ सकते हो, झटका आता है ना कि इसको हार्ट अटैक आ गया। तो देखो हेमरेजिक शॉक भी एक टाइप है, किसका यही हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी है बेसोजेनिक, ये बेसोजेनिक होता है, सॉरी कैसो लिख गया, बेसोजेनिक शॉक है ना। देखो कार्डियोजेनिक का क्या मतलब होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट और जेनिक के हार्ट में ही कोई डिफॉर्मिटी है, मान लो वही मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया कि ब्लड सप्लाई नहीं है, एरिथमिया है या कोई भी दिक्कत है उस वजह से शॉक हो, तो ये हेमरेज से रिलेटेड नहीं है। दूसरा बेसोजेनिक, बेसोजेनिक में क्या होता है फंक्शन नॉर्मल होता है लेकिन ना बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा ब्लड चाहिए, ये भी इसमें नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपो का मतलब होता है कम एंड वॉलेमिक मतलब वॉल्यूम। अगर आपकी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है ना, या ब्लड का वॉल्यूम है, अगर वो कम होता है तो हेमरेज, यानी कि ब्लड भी तो बॉडी फ्लूइड बना रहा, अगर हेमरेज हुआ है, हेमरेजिक शॉक मतलब आपको कोई भी चोट लगी उससे ब्लड का लॉस हुआ, और ये किसके मतलब आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, तो ये भी आता है आपके हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर, यानी कि हार्ट अटैक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम या ECF वॉल्यूम। तो राइट आंसर इस हाइपोवॉलेमिक शॉक। इसके अंदर और भी आते हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन शॉक, वाटर की कमी की वजह से, बर्न शॉक यानी कि कोई जल गया उसके वजह से, इस तरीके से। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वैसोमोटर टोन इज ऑल्सो कॉल्ड। वैसोमोटर टोन को हम और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए है कार्डियो इनहिबिटरी टोन, ऑप्शन बी है कार्डियो एक्साइटेटरी टोन, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। तो वैसोमोटर टोन को वैसे मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना, जब हमने हार्ट रेट का रेगुलेशन पढ़ा था, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन पढ़ा था। वैसोमोटर टोन एक्चुअल में होती क्या है? वैसोमोटर टोन क्या है, मान लो इस तरीके से हमारे पास होता है एक वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, यहाँ पर है हार्ट। अब ये क्या करता है वैसोमोटर सेंटर से कॉन्टीन्यूसली क्या होती हैं, इस तरीके से यहाँ से इम्पल्स आती हैं, और कैसी इम्पल्स आती हैं एक्साइटेटरी, जो कि क्या करती हैं हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो इसे हम बोलेंगे कार्डियो एक्साइटेटरी, कार्डियो मतलब हार्ट और एक्साइटेटरी मीन्स जो हार्ट की एक्टिविटी को एक्साइट करे, इंक्रीज करे, तो इसे हम बोलते हैं कार्डियो एक्साइटेटरी टोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, मोस्ट IMP क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट किस लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड नन ऑफ देम। अब पर्टिकुलरली ये जो लेयर है ना, ये डेवलपमेंट हो रही है आपके फीटल के समय की। फीटल डेवलपमेंट क्या, फीटल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपका बच्चा आपके मदर के पेट में होता है, वैसे यूटेरस में होता है लेकिन जनरली बोल देते हैं मदर के पेट में, मीन्स मदर की बॉडी में। तो एक्चुअल में क्या होता है जब फीटस डेवलप हो रहा है ना, मतलब मदर की बॉडी में बच्चा डेवलप होता है, बहुत ही अर्ली एक स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसिस्ट। ऑस्टियोसिस्ट करके एक स्टेज होती है। अब ऑस्टियोसिस्ट में क्या होता है, पर्टिकुलरली बहुत ही छोटी स्टेज होती है, यहाँ पर लगभग जो फीटस की बॉडी है ना उसमें लगभग 30 सेल प्रेजेंट होती हैं, है ना, 30 सेल्स प्रेजेंट होंगी, और वो किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, आपकी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। इसके अंदर कुछ 3 लेयर होती हैं जर्मिनल लेयर के अंदर। कौन कौन सी लेयर होंगी? सबसे जो आउटर साइड होती है वो होती है एक्टोडर्म, जैसे हमने देखा एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मीसोडर्म, मिडिल से याद रख लो, अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है बाहर, तो एक्टोडर्म से बनते हैं बाहर वाले ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है,
हमारी बॉडी में सबसे बाहर प्रेजेंट है स्किन, तो स्किन इससे ओरिजिनेट होगी। स्किन में ही प्रेजेंट है नर्व, तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसी से ओरिजिनेट होगी। मीसो मतलब मिडिल, इससे पर्टिकुलरली आपकी जो पूरी मसल है ना, चाहे वो कार्डियक मसल हो, हार्ट हो, ये सारे ऑर्गन आपके मीसोडर्म से ड्राइव होते हैं। तो राइट आंसर इसका मिल गया। हार्ट किससे ड्राइव होगा? मीसोडर्म से। इसके अलावा लेकिन ऑप्शन और है, तो मैं बता देता हूँ, एक और बची एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर, इससे क्या क्या ओरिजिनेट होते हैं? आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये सब एंडोडर्म से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी पे भी आ सकता है। देखो वैसे तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाता हूँ, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ और भी इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें देता हूँ। तो प्लीज़ आप इनके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं 5 से 4 क्वेश्चन तो आपके प्रिपेयर करा ही रहा हूँ। तो भले ही सीरीज़ 10 क्वेश्चन की आपके, लेकिन 40 क्वेश्चन MCQs प्रिपेयर हो रहे हैं हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ अच्छे से देखें और समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, दी हार्ट स्टार्ट पंपिंग। अब देखो हमने हार्ट का डेवलपमेंट देखा, मीसोडर्म से हुआ, लेकिन हार्ट किस एज में पंपिंग स्टार्ट कर देता है? मीस है ना। तो फीटल डेवलपमेंट के ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा फर्स्ट टू सेकेंड वीक, थर्ड टू फोर्थ वीक, फोर्थ टू फिफ्थ वीक एंड नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ टू फिफ्थ वीक, यानी कि लगभग 1 महीने का जो फीटल डेवलपमेंट होता है ना, इतने के बाद इस एज में, पर्टिकुलरली इस ड्यूरेशन में जो हार्ट है वो बीटिंग साथ ही साथ पंपिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे पंपिंग एक्शन वाला है, साथ ही साथ हमने और क्या डिस्कस किया था इस तरीके से कि हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से हुआ है, मीसोडर्म से, ये सारा मैंने पूरा बता के रखा है स्टेम सेल वाले वीडियो में, कि कैसे आपकी पर्टिकुलरली बहुत सारी स्टेम सेल होती हैं, एम्ब्रियोजेनिक होती हैं। उसके बाद फिर हम देखें तो और अडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं बहुत सारी, उन्हीं से डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो कार्डियो एक्साइटेटरी टोन थी, बेसोमोटार टोन, इसको मैंने हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वाली वीडियो में कवर करा के रखा है। हेमरेजिक शॉक, इसे हम कवर कराएंगे आगे चल के। कोरोनरी आर्टरी हो गई, इसके साथ साथ हम देखें तो ECG मैंने पूरा कवर कराया है लॉन्ग वीडियो में। इसके अलावा हार्ट साउंड मैंने कवर कराया है, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपके कार्डियक मसल में हार्ट की जो पूरी ओपनिंग है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ऑटोरिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने कवर कराई हैं लॉन्ग वीडियोस में। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें आपके और भी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, सो प्लीज़ थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल दी योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच एवरीवन।